आज हम एक नई टॉपिक को लेकर आपके साथ हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो ये वीडियो होने वाला है वो आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के जो आईटी का पेपर है उसके संदर्भ में ये होने वाला है। तो अगर इस कक्षा को आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि आप कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को इनपुट के रूप में लेकर उसकी प्रक्रिया यानी प्रोसेस करता है और उसका परिणाम यानी आउटपुट आसानी से हमें प्रदान करता है। यानी वो उससे हम कुछ काम करने के लिए हमें पहले इनपुट देना पड़ता है, फिर उस इनपुट को वो समझता है यानी प्रोसेस करता है और फिर उसका वो आउटपुट हमें मॉनिटर में दिखाते हैं। आगे बढ़े तो देखिए कंप्यूटर शब्द जो है वो कंप्यूट से बना है। कंप्यूटर शब्द जो है वो कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ है गणना करना यानी गिनती करना। और कंप्यूटर का पूरा अर्थ होगा संगणक। हिंदी में कंप्यूटर को कहते हैं संगणक जिसका अर्थ है गणना करने वाला। और कंप्यूटर का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो सी से होता है कॉमन, ओ से होता है ऑपरेटिंग, एम से होता है मशीन, पी से होता है पर्पजली, यू से होता है यूज़ फॉर, टी फॉर होता है टेक्नोलॉजिकल, ई से होता है एजुकेशनल और आर से होता है रिसर्च। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पजली, यूज़ फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। अब आगे बढ़े तो कंप्यूटर का आविष्कार कब और किसने किया था, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। तो कंप्यूटर का आविष्कार कब और किसने किया था? दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में बनाया था, जिनका नाम मैकेनिकल कंप्यूटर था और इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है यानी पिता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने साल 1837 में पहला जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर भी बनाया था, जिनका नाम एनालिटिकल इंजन रखा गया था। इस कंप्यूटर का प्रयोग कैलकुलेशन के लिए प्रयोग किया जाता था। तो इस पेज से हमें क्या सीखने को मिला कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर जो था वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था 1822 में, जिसका नाम रखा था उन्होंने मैकेनिकल कंप्यूटर और इसलिए उनको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। उन्होंने बाद में 1837 में पहला जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर भी बनाया जिसका नाम उन्होंने एनालिटिकल इंजन रखा था। इसके बाद इस कंप्यूटर का प्रयोग उन्होंने कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ किया था। अब देखिए आगे कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर को मूलतः दो भागों में भाग किया जाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? तो कंप्यूटर के वे समस्त पार्ट, वे सभी पार्ट जो हमें दिखाई देते हैं या फिर जिन्हें हम छू सकते हैं, तो वे सभी हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे स्पीकर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस आदि। और उसका विपरीत अगर हम देखें सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर के वे समस्त प्रोग्राम, वे सभी प्रोग्राम जिनके द्वारा कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है, इनको ना तो हम स्पर्श कर सकते हैं और ना ही वो दिखते हैं, तो उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर मतलब वो है जो कंप्यूटर का आत्मा भी उसे कह सकते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के कोई कंप्यूटर चल नहीं सकता। उसके आगे चले तो अब देखिए कि सॉफ्टवेयर को फिर दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर से मतलब वो है कि एक कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए उसकी बेसिक जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये होता है आपका विंडोज़, मैकबुक, मैक ओएस, लिनक्स और फेडोरा। तो ये इसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, इसलिए इसको ओएस के सिंबल से भी जनरलाइज़ किया गया है। तो ये मतलब सिंपल इतना समझिए कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं चल सकता। किसी भी नए कंप्यूटर या लैपटॉप को प्रोसेस करने के लिए, चलाने के लिए सबसे पहले उसमें ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जब आपका कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा रेडी हो गया है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद काम करना चाहते हैं और या फिर जिन कार्यों के लिए आपने उस कंप्यूटर को ख़रीदा है या लैपटॉप को ख़रीदा है, उसके एप्लीकेशन आपको उसमें डाउनलोड करके इंस्टॉल करने पड़ते हैं। लाइक अकाउंट्स के लिए टैली हो गया, फ़ोटोज़ के लिए फ़ोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, मैगज़ीन्स वगैरह के लिए, न्यूज़पेपर के छापने के लिए, और आपका जनरल टाइपिंग के लिए एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। तो ये सब एक एप्लीकेशंस हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि सबके लैपटॉप्स में उनका एप्लीकेशन जो है वो एक जैसा हो। सब अपने मूड के हिसाब से जो काम के, ये ज़रूरी नहीं कि सभी के कंप्यूटर में एक जैसे एप्लीकेशन हो, क्योंकि सबके काम और पर्पस अलग-अलग हैं लैपटॉप खरीदने के, कंप्यूटर लेने के। तो वे अपने जिस काम के लिए वो लैपटॉप को या पीसी को यूज़ करते हैं, तो वो एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल रहेगा, ना कि सभी। तो इन दोनों में हम अगर मेन डिफ़रेंस ये करें तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर चल सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सभी के कंप्यूटर या पीसी में होना कंपल्सरी है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबके पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए हैं। इसके बाद देखिए कि कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट कैसे दिया जाता है। तो कंप्यूटर में इनपुट कैसे दें? कंप्यूटर के भी डिवाइसेस जिनके द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वे इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो ये पूछा जाता है कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? तो जिन डिवाइसेस के माध्यम से कंप्यूटर में कोई मैसेज, संकेत या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, वे सभी को इनपुट डिवाइस कहा जाता है, जिसमें कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक आदि आते हैं। तो इससे आप ये समझिए जिन के थ्रू हम कोई भी फंक्शन करते हैं, कंप्यूटर को कोई मैसेज या नोटिफिकेशन या फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं, लाइक हमें मॉनिटर पे अपना नाम लिखना है, तो हम कीबोर्ड से वो टाइप करेंगे जो वो दिखना चाहते हैं हम, तो हम कीबोर्ड में उसका इनपुट देंगे।
और माउस के द्वारा उस कर्सर को हम क्लिक करेंगे कि कौन सा लिंक कौन सी जगह पे हमें टच करना है और वो पेज खुले। तो इन जैसे डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। जबकि आउटपुट डिवाइस की अगर बात करें तो जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए उसको वो कंप्यूटर उसको जिसके द्वारा वो हमें उसका रिज़ल्ट दिखाएगा वो होगा हमारा आउटपुट डिवाइसेस। लाइक मॉनिटर, जैसे हमने कीबोर्ड में अपना इनपुट दिया और उसका रिज़ल्ट वो हमारे सामने मॉनिटर में खुल जाएगा। मॉनिटर में हम उसको देख सकते हैं कि हमने क्या टाइप किया, तो उसका रिज़ल्ट हमें इंस्टेंटली हमें उसके मॉनिटर में दिखेगा और जो रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड करवा रहा है वो मॉनिटर वो एक आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। इसके बाद इसके अन्य उदाहरण में देखें तो मॉनिटर हो गया आपका, स्पीकर हो गया, कोई भी गाना अगर हम बजाते हैं तो उसका साउंड हमें स्पीकर के थ्रू हमें सुनने को मिलेगा। प्रिंटर हो गया, कोई भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रिंट करने के लिए प्रोजेक्टर जो हम अभी आगे बढ़े तो कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए कि सबसे पहला जो है वो है एनालॉग कंप्यूटर, उसके बाद है डिजिटल कंप्यूटर, उसके बाद है हाइब्रिड कंप्यूटर। इन दोनों का मिक्सचर हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है कि इनपुट आउटपुट क्या है कि एनालॉग कंप्यूटर अपने इनपुट और आउटपुट सिग्नल के रूप में प्रस्तुत करता है, सिग्नल के रूप में वो प्रस्तुत करता है, सिग्नल के रूप में वो हमें रिजल्ट देता है। इसका प्रयोग भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि हमारा एनालॉग ये जो वॉल क्लॉक होता है, उसके बाद स्पीडोमीटर होते हैं, उसके बाद थर्मोमीटर है। इन सब में क्या है कि जो इनपुट और आउटपुट है वो सिग्नल के रूप में हमें दिखाई देता है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर क्या है कि डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम पर आधारित होते हैं और ये ऑटोमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर उपयोग किया जाता है। तो डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर आधारित होता है जो 0 1 इन 2 नंबरों से चलता है और इन्हें ही बाइनरी डिजिट कहा जाता है जो ऑटोमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। और आज के युग में ये डिजिटल कंप्यूटर की संख्या जो है बहुत बढ़ चुकी है, जिसमें अगर हम देखें तो स्मार्ट वॉच, हमारा लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो डिजिटल कंप्यूटर के 4 भाग। तो डिजिटल कंप्यूटर भी अलग-अलग फॉर्म में दिखते हैं हमें। तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर। तो देखिए डिजिटल कंप्यूटर के 4 प्रकार हैं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर जो बहुत देखने में छोटे होते हैं। उसमें सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है और वो सिंगल यूज़र के लिए होता है जिसका प्रयोग घर या छोटे व्यवसाय या पर्सनल काम के लिए किया जाता है, जिसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप या टैबलेट का नाम आता है। तो माइक्रो कंप्यूटर किसे कहा जाता है जो देखने में बहुत छोटे होते हैं, जो इसमें सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है और ये सिंगल यूज़र्स के लिए होते हैं, स्पेशली जिसको घर या छोटे व्यवसाय आदि में प्रयोग किए जाते हैं। और ये इसके एग्जांपल हो गए आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप और टैबलेट। मिनी कंप्यूटर में देखें तो ये थोड़े उससे बड़े होते हैं, कार्य क्षमता उससे अधिक होती है, बड़ी कंपनियों एवं सरकारी ऑफिस में इसका प्रयोग किया जाता है और ये मल्टी यूज़र्स के लिए होते हैं। और इसका एग्जांपल देखें तो IBM का AS400। तो ये मिनी कंप्यूटर के उदाहरण है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है तो ये उनसे भी बड़े होते हैं, ये मिनी कंप्यूटर उससे भी बड़े होते हैं, कार्य क्षमता उससे भी अधिक है। बड़ी कंपनियों में सर्वर के रूप में डेटाबेस रखने के लिए, बहुत बड़े-बड़े डाटाबेस को रखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। हज़ारों लाखों यूज़र इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि सबसे प्रसिद्ध जो है वो है सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर में क्या है, देखिए कि ये देखने में भी बड़े होते हैं, बहुत स्पीड में काम करते हैं। इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक अनुसंधान यानी स्पेस और इंजीनियरिंग काम में इनका प्रयोग किया जाता है। सबसे तेज़ और सबसे महंगे होते हैं। और देखिए कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो CRAY-1 क्रे 1 और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर पूछा जाता है आपको तो परम 8000। अब आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर में। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है जो एनालॉग और डिजिटल का मिला-जुला रूप होता है। इसमें दोनों ही काम किया जाता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों ही एक ही स्क्रीन में दोनों ही रूपों, ये देखिए एनालॉग कंप्यूटर और ये है डिजिटल कंप्यूटर, दोनों को मैच करके जहाँ पे ऐसे डाटा को परफॉर्म किया जाता है। और ये स्पेशली आपका यूज़ होते हैं अस्पताल आदि में, जहाँ पे हार्ट बीट देखने के लिए ये इस तरीके का मॉनिटर आपके सामने होता है। तो ये देखिए ये सिग्नल है और यहाँ पे आपके नंबर्स डिजिटल फॉर्म में। तो ये हो गया आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद आगे बढ़े तो अब देखिए कि कंप्यूटर में प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कैसे थे। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को लगभग 1946 से 1959 के बीच का बनाया गया था। मतलब 1946 से लेकर 1959 तक जितने भी कंप्यूटर बनाए गए थे वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। इसमें कांच के बने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। तो इन कंप्यूटर में कांच के बने इन जैसे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। एक कंप्यूटर को बनाने में हज़ारों वैक्यूम का ट्यूब इस्तेमाल होता था। इसके लिए ये कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि इसके रखने के लिए एक कमरे की ज़रूरत पड़ती थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े-बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। और ये पूछा जाता है कि मतलब आपको जनरली ये बता देते हैं कि एक कंप्यूटर को बनाने के लिए लगभग 20,000 के करीब वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। और आपको पूछा जाता है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम बताइए तो ENIAC नाम था वो कंप्यूटर का। उसके बाद आगे बढ़े तो सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि सेकंड जनरेशन में द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर को 1956 से 1963 के बीच बनाया गया था। मतलब 1956 से 1963 के बीच जितने भी कंप्यूटर बनाए गए उनको सेकंड जनरेशन के अंदर रखा गया। अब इसमें चेंजेस क्या हुए, तो इसमें चेंजेस ये हुए कि कंप्यूटर में वैक्यूम की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। तो अब वैक्यूम
ट्यूब नहीं लगाया गया और उसके जगह पे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा। उसके बाद ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से छोटे होते थे। तो आप देख रहे हैं कि वो ट्रांजिस्टर जो है वो वैक्यूम ट्यूब से छोटे होते थे और इसीलिए क्या हुआ कि जिस वजह से ये कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से छोटे थे। तो अब कंप्यूटर का जो साइज़ था, जो पहले एक कमरे में एक कंप्यूटर ही रखा जा सकता था, अब उसके साइज़ में थोड़ी सी छोटी हुई। देखिए थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन में क्या देखें कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को लगभग 1964 से लेकर 1971 के बीच, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को 1964 से 1971 के बीच बनाया गया था। अब इसमें क्या चेंजेस आए, तो इन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह ट्रांजिस्टर को भी हटा दिया गया और उसकी जगह आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट ने ले ली। अब जिसकी वजह से ये कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से सस्ते, छोटे और अधिक तेज हो गए और इस पीढ़ी के कंप्यूटर की मेमोरी की क्षमता भी अधिक हो गई। तो इस तरीके से अब क्या होगा, थर्ड जनरेशन आते आते कंप्यूटर या लैपटॉप में आईसी ने अपनी जगह बना ली। तो अब न वैक्यूम ट्यूब न ट्रांजिस्टर, अब यहाँ पे जो कंप्यूटर बनाई जा रही है वो आईसी के द्वारा बनाई जा रही है, आईसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो पहले के कंप्यूटर से छोटे, सस्ते और अधिक तेज हो गए और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ गई। अब देखिए फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में क्या है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जो 1970 से 1985 के बीच बनाया गया। इन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट्स की जगह अब माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। अब माइक्रो प्रोसेसर, तो फोर्थ जनरेशन की अगर हम बात करें तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर लगभग आपके 1970 से लेकर 1985 तक जो कंप्यूटर बनाए गए थे उनको फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत रखा जाता है। अब इसमें चेंजेस क्या हुआ कि इसमें भी आईसी की जगह अब माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा और जिसकी वजह से ये कंप्यूटर और भी छोटे हो गए। उसके बाद आया फिफ्थ जनरेशन। अब इसमें देखिए क्या है कि वर्तमान समय में हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं वे पाँचवीं पीढ़ी के हैं, यानी हमारे आसपास हमारे घर में जो भी कंप्यूटर हैं वे फिफ्थ जनरेशन के हैं। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर पिछले सभी जनरेशन के कंप्यूटर से ज़्यादा आधुनिक यानी अपग्रेडेड है। इन कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए आज आप लोग बहुत क्रेज़ है आप लोगों में एआई, तो ये एआई इन कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद इस पीढ़ी के कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस जावा डॉट नेट को सपोर्ट करते हैं और इस पीढ़ी के कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि बैग में रखकर आसानी से कहीं भी ले जाए जा सकते हैं। तो ये थे आपके फिफ्थ जनरेशन, जिसके लिए हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस जावा डॉट नेट को सपोर्ट करते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि बैग में भी कहीं से भी कहीं हम ले जा सकते हैं इसको। उसके बाद आगे बढ़े तो कंप्यूटर की विशेषता तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर की विशेषता में क्या क्या है, स्पीड गति, कंप्यूटर किसी भी काम को बहुत जल्दी करता है। एक्यूरेसी शुद्धता, कंप्यूटर किसी भी काम को बिना गलती किए करता है। अब लोगों में गलती होने के कोई भी चांसेस होते हैं, थोड़ा से चांसेस होते हैं, लेकिन मशीन में यानी कंप्यूटर में अगर हमने कोई काम किया तो उसमें बहुत कम चांसेस है, लेस देन 1% चांस होते हैं कि वो गलती करें। कंटिन्यूटी निरंतरता, ये बहुत बड़ी विशेषता है इसकी कि कंप्यूटर किसी भी काम को लगातार बिना रुके कर सकता है। जो कि हम लोग कोई काम करते हैं तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद थकने लग जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो वो मशीन है जिसमें आप कोई भी काम करें तो वो थकता नहीं है, उसको जितना भी काम दिया जाए वो प्रोसेस करता रहता है अपना। उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता, कंप्यूटर में भंडारण मतलब कंप्यूटर में कितना भी डाटा स्टोर करके हम रख सकते हैं वो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे डाटा को सुरक्षित और स्टोर करके रखता है। प्राइवेसी गोपनीयता, कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर को पासवर्ड के द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है। उसके बाद है ऑटोमेशन स्वचालित, तो कंप्यूटर खत इसको अपना कार्य करने के टाइम पे किसी भी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपना काम खुद कर सकता है। तो ये थी आज कंप्यूटर से रिलेटेड जो हमारी एक बेसिक क्लास। इससे मुझे आशा है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। इसमें इस क्लास के थ्रू आप लोग कंप्यूटर के बारे में जान चुके होंगे, कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में जान चुके होंगे, कंप्यूटर के जो भाग है उसके बारे में आप लोग जान चुके होंगे, इसके इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जान चुके होंगे। तो ये बेसिक क्लास है, अगर इससे जुड़ी और भी कक्षाएँ आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।